So hello everyone, welcome back to Decode Executive. So today we are going to cover the data warehouse unit 1 short. So let's start. What is data warehouse? Data warehousing is the process of collecting, storing and integrating and managing large volume of historical data. Historical data का in the sense है हमारा बहुत जो पुराना डेटा हो, like many years ago का हमारा कुछ डेटा हो, उसे हमें अगर किसी डेटा वेयर हाउस में हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और इंटीग्रेट करके उसे मैनेज करते हैं ताकि हम लोग उससे एनालिसिस कर सकें, रिपोर्टिंग बना सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें. यूजुअली मेनली बाय मैनेजमेंट. ये हमारा ज़्यादातर मैनेजमेंट में यूज़ होता है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए यूज़ होता है, डिसीजन मेकर्स यूज़ करते हैं इसे, मतलब जिन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है. बाय डेटा वेयरहाउस. अब अगर हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा था तो हमें डेटा वेयरहाउस की क्यों जरूरत पड़ी. ट्रेडिशनल डेटाबेस मतलब जो हमारे नॉर्मल डेटाबेस होते हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन बनाते हैं, मीन्स नॉट एनालिसिस. ट्रांजैक्शन का मीन्स है हमारे ऑपरेशंस करते हैं. लाइक हम लोग जब भी यूपीआई यूज करते हैं तो हम लोग उसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ पे हमारे डेटाबेस यूज होता है हमारे हर ट्रांजैक्शन को मतलब हमारे हर ट्रांजैक्शन को स्टोर करने के लिए. लेकिन वहाँ पे हम लोग डेटा वेयरहाउस नहीं यूज करते. लेकिन जब हमें एनालाइज करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में प्रिंसिपल ने बोला कि हमें स्टूडेंट का 5 ईयर पहले का डेटा चाहिए, तो अब ये 5 ईयर पहले का डेटा डेटाबेस में तो स्टोर नहीं होगा क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना डेटा कितने टाइम का डेटा स्टोर कर पाए. ये नॉन वॉलेटाइल होता है टाइम के लिए. तो वो चीज़ हमारी डेटा वेयरहाउस में है कि अगर हमें एक लॉन्ग हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होगा तो हम लोग डेटा वेयरहाउस यूज करेंगे. तो ये हमारा एक ड्रॉबैक था डेटाबेस का जो डेटा वेयरहाउस ने फुलफिल करा. स्लो रिपोर्टिंग. हम जब हमें लार्ज डेटा चाहिए होता है तो डेटाबेस हमारा स्लो हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक हमें बहुत ज़्यादा पुराना डेटा चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, पीछे जाना पड़ेगा. गैलरी टाइप. डेटाबेस हमारा गैलरी टाइप ही होता है. जैसे गैलरी में आपको अगर जब बहुत पुरानी चीज़ चाहिए हो, पुरानी फोटो चाहिए हो, तो आपको बहुत स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी. लेकिन डेटा वेयर हाउस में ऐसा नहीं है. आप एनालाइज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में. आप बहुत ईजी वे में डेटा को कलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको चाहिए. नो हिस्टोरिकल व्यूज. डेटाबेस में हमारा कोई भी हिस्टोरिकल व्यू नहीं होता. मीन्स जो डेटा है वो हमारा करंट डेटा होता है और जो डेटा वेयर हाउस में होता है वो हमारा पुराना डेटा होता है. टाइम वेरिएंट स्टोरेज होता है, मतलब हम लोग हिस्टोरिकल डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. अब डेफिनेशन क्या होती है हमारी डेटा वेयर हाउस की, या आप बोल दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारी हमेशा हर साल ज़्यादातर आती हैं. मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारे एक डेटा वेयर हाउस को डिफाइन करती हैं. कौन कौन सी? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट. तो इंटीग्रेटेड का मीन्स क्या होता है, जब हमारा डेटा डिफरेंट सोर्स से आता है तो हम लोग उसे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा को आपस में मिला देना. तो इंटीग्रेशन आप लोग ने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा. तो वैसे ही हमारा इंटीग्रेट होता है. टाइम वेरिएंट तो अभी मैंने बताया कि जो हमारे डेटा वेयर हाउस होता है वो हमारे हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है. लाइक 10 साल 15 साल पहले का डेटा को स्टोर कर सकता है, वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है. लेकिन डेटाबेस हमारा खाली प्रेजेंट डेटा को स्टोर करता है. लाइक आपने अगर अपने उसमें लॉगिन और पासवर्ड से इंस्टाग्राम में लॉगिन करा तो उसका जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस में सेव होगा. तो वो करंट डेटा को यूज कर रहा है, करंट डेटा को स्टोर कर रहा है, ना कि हमारा उसका डेटा वेयर हाउस पे. और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल मतलब नो अपडेट और डिलीट. आप जैसे डेटाबेस में अपने डेटा को डिलीट कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो. कोई एडमिन है जो डेटाबेस यूज कर रहा है ऑलरेडी, तो वो अपने डेटा को किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है या अपडेट कर सकता है. लेकिन डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, ये चीज वॉलेटाइल होती है. मीन्स इसे आप नहीं कर सकते. आप डेटा एक बार आपने अगर स्टोर कर दिया तो ना ही आप उसे चेंज कर सकते हो, ना ही आप उसे डिलीट कर सकते हो. खाली आप उसे रीड कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आप नया डेटा डाल सकते हो, लेकिन आप उसे अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते. डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट्स भी हमारे आते हैं. ये मेन कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? डेटा सोर्सेस, ETL प्रोसेस, डेटा वेयर हाउस स्टोरेज. मतलब डेटा वेयर हाउसिंग में हमारे क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं. तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं. जो ये हमारे क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में, तो आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं समझा देती हूँ. बाकी ये डिटेल्स नोट्स उतने डिटेल्स नोट्स नहीं हैं जितनी आपको हो सकता है नीड हो, बट हाँ इतने हैं कि आप आराम से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और हर डिटेल हर टॉपिक इसमें कवर है. तो मेन कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? जैसे डेटा सोर्सेस, कि हमारा जो डेटा है वो आ कहाँ से रहा है. लाइक OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस डेटाबेसेस. मतलब ऐसे डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है जहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डेटाबेस इंक्लूड है. मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे आपका यूपीआई का जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस होना है उसका जो डेटा हमारा सेव हो रहा है वो हमारा OLTP डेटाबेसेस में स्टोर होता है. तो डेटा सोर्स हमारा ये भी हो सकता है कि यहाँ से उठ के आ रहा है, या फिर फ्लैट फाइल्स लाइक हमारी जो लैपटॉप की फाइल्स हैं उससे हमारा डेटा उठ के जा रहा है. वेब डेटा लाइक हम लोग वेबसाइट पे कभी कभी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर जाके कुछ सर्च करते हैं या फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, तो वहाँ से कुछ डेटा जा रहा है. तो वो हमारा होता है डेटा सोर्सेज जो डेटा वेयर हाउस पे जाता है. कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट होता है, मीन्स सोर्स कहाँ से हमें मिल रहा है ये चीज़.
तो उसके बाद हमारी एक प्रोसेस आती है ईटीएल प्रोसेस। ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज। तो 3 मेन इसमें पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट मतलब आपने डेटा उठाया, लाइक आपने कुछ चीज़ें हमारी ली कहीं से और उसे ट्रांसफॉर्म करी। ट्रांसफॉर्म का मतलब जो आपकी यूजलेस चीज़ें हैं उसको अलग कर दी और जो यूजफुल चीज़ें हैं उसको अलग कर दी। मीन्स डेटा को बिल्कुल क्लीन कर देना, जो आपकी नीडेड चीज़ें हैं उनको रखना खाली। उसके बाद डेटा को लोड कर देना, जो भी हमारा डेटा वेयर हाउस है जिसमें भी आपको डेटा को स्टोर करना है तो वो आपको लोड कर देना है। नाउ डेटा वेयर हाउस स्टोरेज क्या होता है, ये मेनली हमारे एक सेंट्रल रेपोजिटरी होती है, लाइक एक सेंट्रल हमारी आप बोल सकते हो फोल्डर टाइप होता है, जिसमें मेनली हमारा जो डेटा है वो बहुत हर किसी का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे आप क्लाउड स्टोरेज देखते हो तो वहाँ पे बहुत लोगों का स्टोरेज जो डेटा है वो स्टोर होता है। तो वैसे हमारी ये एक सेंट्रल रेपोजिटरी होती है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि अगर आपका डेटा उस पर रखा हुआ है या फिर स्टोर्ड है वहाँ पे तो उस डेटा को कोई भी एक्सेस कर ले। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसे परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी आपकी, तो आपका डेटा सेफ भी रहता है और आप ज़्यादा स्टोरेज भी यूज़ कर पाते हो। ये मेनली हमारे हिस्टोरिकल और इंटीग्रेटेड डेटा जो होता है उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल डेटा बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा, कितना सारा डेटा होगा तो उससे हमारी डिवाइस का तो स्टोरेज भर जाएगा बहुत जल्दी। तो ये इसलिए मेनली ज़्यादा यूज होता है। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में डेटा। लाइक आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई फाइल है, तो अब आप अपने फ्रेंड को वो फाइल देना चाह रहे हो तो वो कुछ आप बता के दोगे ना कि ये इस चीज़ की फाइल है, तो आप डेटा के बारे में डेटा दे रहे हो। तो इट्स अबाउट इसे कहते हैं हम लोग मेटा डेटा। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, सोर्स, ट्रांसफॉर्म, रूल्स, ये इस सब से बन के मिला होता है, ठीक है। लाइक कुछ हम स्ट्रक्चर समझाना है या कोई सोर्स बताना है कि यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, डेटा के बारे में डेटा बताना है ना। क्वायरी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, हमारे कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमारी क्वायरी देते हैं, क्वायरी करते हैं या फिर रिपोर्ट देते हैं। तो वो हमारे लाइक आते हैं OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। इसमें हम लोग ऑनलाइन एनालिसिस कर सकते हैं अपने डेटा को। डैशबोर्ड, जैसे आप लोग ने पावर BI देखा होगा, पावर BI डैशबोर्ड बहुत यूज होते हैं ताकि हम लोग जो भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उससे हम लोग इंसाइट्स निकालने अपने। ड्रॉ सिंपल ETL फ्लो डायग्राम, हमारा एक डायग्राम भी आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, आप इसका एक डायग्राम बना दीजिएगा मेन कंपोनेंट्स का, उसके थ्रू आप इसे एक्सप्लेन करिएगा कि पहले हम लोग डेटा रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं, देन ETL प्रोसेस करते हैं एंड डेटा वेयर हाउस में स्टोरेज करते हैं। मेटा डेटा, कुछ हम लोग डेटा के बारे में डेटा बताते हैं ताकि जो हमारा यूजर है उसे आसानी से एक्सेस कर लें। एंड क्वायरी और रिपोर्ट टूल्स की वजह से हम लोग क्वायरी देते हैं और टूल्स बनाते हैं ना। बिल्डिंग अ वेयर हाउस मतलब हम लोग कैसे डेटा वेयर हाउस बिल्ड करते हैं, कैसे हमारा कोई डेटा वेयर हाउस बनता है। तो हमारी कुछ फिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं जिसको आपको लर्न करके रखनी है। आप इसका फ्लो चार्ट बना के आएगा, मेनली जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसके फ्लो चार्ट्स में जब उसके शो करोगे ना अपने एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट आपकी आंखों में जल्दी आता है, कैप्चर करती हैं आपकी आइस। लाइक कोई भी डायग्राम होता है तो आपकी आइस जल्दी कैप्चर करती हैं, तभी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं वो बुक्स जिसमें हमारी इमेजेस हों विद थ्योरी। तो वही हमारी चीज़ है। तो हम लोग डेटा वेयर हाउस में जब अगर हमारा जो डेटा वेयर हाउस है वो पूरा थ्योरेटिकल हमारा है, तो मेनली हमारी खाली एक ही यूनिट में न्यूमेरिकल्स हैं, 4th वाली, तो इसे हम लोग कवर करने के लिए फ्लो चार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, जैसे ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, तो इन सबको फ्लो चार्ट में बना के आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा कैसे बिल्ड होता है, तो हमारे कुछ 6 स्टेप होते हैं बिल्ड करने के, जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट डिसीजन टू सपोर्ट, मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं, क्यों हमें ज़रूरत है डेटा वेयर हाउस की, मतलब किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का और बहुत सारे पहले का पुराना उनका डेटा स्टोर करना है, तो इसलिए बना रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल मैंने बताया, ऐसा नहीं कि यही है। तो आप पहले रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे कि क्यों बनाया जा रहा है, फिर सोर्स आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें डेटा मिलेगा कहाँ से, सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक स्टूडेंट का अगर हम लोग डेटा वेयर हाउस बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट का डेटा कहाँ से मिल सकता है, उनके पेरेंट्स से मिल सकता है, उनके टीचर से मिल सकता है, उनके क्लास टीचर से मिल सकता है, उनके फ्रेंड से मिल सकता है कि हाँ आपके फ्रेंड का कोई इस स्टूडेंट का जो फ्रेंड है उसको नंबर पता होगा, तो या मतलब कहाँ से आप गैदर कर सकते हो डेटा। तो ये हमारा होता है सोर्स को आइडेंटिफाई करो। फिर डिजाइन स्कीमा, अब हमारे स्कीमा ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे आते ही आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। फर्स्ट यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, मीन्स 99% चांसेस हमारे ऐसे हैं जो आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखोगे तब भी आए ही मिलेंगे आपको। तो हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्कीमा कि हम लोग कैसे डेटा को
कैसे डेटा वेयर हाउस को बनाएंगे, मतलब किस वे में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा डेटा वेयर हाउस में। जैसे हम लोग डेटाबेस में हम लोग ने बहुत सारे स्कीमा यूज करे थे, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा, तो उसमें हम लोग देखते थे कि कैसा डेटा हमारा स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा। तो वैसे ही हम लोग डेटा वेयर हाउस के लिए भी डिजाइन स्कीमा करते हैं, मतलब स्कीमा को डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं कि किस फॉर्मेट में, स्टार की, स्नोफ्लैक की, फैक्ट कैंसिलेशन की, तो वो सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। बस ये आपको एक हमने ओवरव्यू दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से स्कीमा हो सकते हैं। ईटीएल डिजाइन, फिर हम लोग ईटीएल डिजाइन करते हैं, लाइक कौन सी प्रोसेस हमें करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो हम लोग डिजाइन करते हैं। लाइक हमें कौन सी एल्गोरिदम लगानी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कौन सी एल्गोरिदम लगानी है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो सब हम लोग वेयर हाउस में करते हैं। वेयर हाउस इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद वेयर हाउस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लाइक स्मॉल डेटा या फिर कुछ भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एग्जीक्यूट कराते हैं। स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग, हम लोग जो डेटा है वो हम लोग स्टोर करते हैं इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, पहले उसे टेस्ट करेंगे कि सारी जो भी हमारी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म होनी है, लाइक डेटा अच्छे से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेरी दे के देखेंगे। तो वो हमारा सब टेस्टिंग करके उसके बाद हम लोग डेटा की एक्यूरेसी देखेंगे कि मतलब जो डेटा हम डेटा वेयरहाउस से मांग रहे हैं वही हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब पता चल रहा है हम मांग कुछ और रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम हमें बताओ, अब वो हमें स्टूडेंट का रोल नंबर पता नहीं क्या क्या दे रहा है। तो ये चीज़ हमारी है कि हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसे डिप्लॉय कर देंगे। जैसे वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, वेबसाइट टेस्ट करके तो डिप्लॉय करते हैं, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट आप कर दोगे डिप्लॉय। तो ये हमारे होते हैं बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस, मतलब कैसे आप डेटा वेयर हाउस को बनाएंगे। तो ये 6 स्टेप है, आप एक बार देख लीजिएगा और इसका एक बार फ्लो चार्ट बना के देख लीजिएगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं वेयर हाउस डेटाबेस। वेयर हाउस डेटाबेस मतलब हम लोग वेयर हाउस में भी हमारा एक डेटाबेस होता है, लाइक एक तो वेयर हाउस डेटाबेस कहलाता है जिसमें हमारा वेयर हाउस का डेटा सारा स्टोर होता है, और एक हमारा होता है नॉर्मल डेटाबेस। तो ये ऑलरेडी हम लोग वैसे कवर कर चुके हैं डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में डिफरेंस में। तो एक बार देख लेते हैं जो हमारा डेटा वेयर हाउस डीबी है वो नॉर्मल डीबी से कैसे, मतलब नॉर्मल डेटाबेस से कैसे डिफरेंट है। ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है, वेरी लार्ज, मतलब लार्ज अमाउंट में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेरीज इसमें हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो ये हमारा जल्दी से हैक नहीं होता। अपडेट्स रेयर, मतलब हम लोग इसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं। पर्पस एनालिसिस, इससे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर हम लोग बता सकते हैं, फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं बाय बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। टाइप्स अब हमारे क्या होते हैं, जैसे हम लोग ने उसमें रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा था, ईआर डायग्राम पढ़ा था, वैसे इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, जैसे रिलेशनल वेयर हाउस, मल्टी डायमेंशनल वेयर हाउस एंड हाइब्रिड वेयर हाउस। अब हम मेनली आप नाम से ही समझ सकते हो कि रिलेशनल क्या होता है। रिलेशनल जो टेबल की फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। मल्टी डायमेंशनल लाइक हम लोग क्यूब के फॉर्म में कर दें, या फिर ऐसी शेप में कर दें जिसकी डायमेंशन ज़्यादा हो, 3D या 2D हो, या फिर एनडीओ, या हाइब्राइड मतलब दोनों का कॉम्बो, रिलेशन भी हो और मल्टी डायमेंशनल भी हो। तो ऐसे आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैपिंग डेटा वेयर हाउस टू अ मल्टीपर्पज आर्किटेक्चर। इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा डेटा वेयर हाउस होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा डेटा कैरी करता है, तो उसे फास्ट बनाने के लिए हम लोग एक से ज़्यादा सीपीयू यूज़ करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है वो हमारा एक सीपीयू यूज़ करता है, तो हमारा जो कंप्यूटर में डेटाबेस है तो वो एक सीपीयू पे चल रहा है, तो इसीलिए तो वो जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है डेटा को, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेटा स्टोर करा दिया तो वो कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये चीज़ है हमारी, हम लोग जो डेटा वेयर हाउस है उसे मल्टी प्रोसेसर से मैपिंग कराते हैं। क्यों मल्टी प्रोसेसर, ह्यूज डेटा वॉल्यूम, इसमें हमारी जो डेटा की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो उसे जल्दी से एक्सेस करने के लिए डेटा को जब भी हमें नीड है तो हम लोग मल्टी प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, ताकि हमें जल्दी से डेटा मिल जाए। फास्टर परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगी। अब हमारे कुछ आर्किटेक्चर के टाइप्स होते हैं, लाइक कैसे किस बेस पे हम लोग मल्टी प्रोसेसर यूज करते हैं। एक तो शेयर्ड मेमोरी, ऑल प्रोसेसर शेयर मेमोरी फास्ट बट एक्सपेंसिव, मतलब जितने भी हमारे प्रोसेसर होंगे ना डेटा वेयर हाउस में, जितने भी सीपीयू लगे होंगे, वो हमारी जो मेमोरी होगी पर्टिकुलर उसे शेयर करेंगे आपस में। ये हमारी फास्ट तो होती है लेकिन हाँ एक्सपेंसिव बहुत होती है, क्योंकि मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। शेयर डिस्क, या तो डिस्क की फॉर्म में जो हमारी डिस्क आती हैं हार्ड डिस्क, तो उसकी फॉर्म में भी हम लोग शेयर कर सकते हैं डेटा। शेयर नथिंग इंडिपेंडेंट, मतलब हर प्रोसेसर अपना खुद का काम कर रहा है, कुछ भी डेटा आपस में शेयर नहीं कर रहा है। तो यही हमारा हो गया मैपिंग और उसके टाइप्स, आर्किटेक्चर के टाइप्स। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक डेटाबेस हमारा ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब डेली यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारा जो डेटा वेयर हाउस होता है वो एनालिटिकल के लिए यूज़ किया जाता है, एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। इसमें हमारी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है डेटाबेस में, इसमें डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसे रिपीट करने का आई थिंक सेंस नहीं बन रहा। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने उतना आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लाइक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हमारे क्या होता है। इसकी भी मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू दिया, लेकिन मैं अब इसे पढ़ाती हूँ क्या है। जो मल्टी डायमेंशनल मॉडल होते हैं वो हमारे ऐसे, मतलब हम लोग मल्टी डायमेंशन से डेटा को देख सकते हैं इंस्टेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब पहले क्या होता था, रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग खाली रो और कॉलम से
डेटा को देख सकते थे, व्यू कर सकते थे। लेकिन अब क्या मल्टी डायमेंशनल मॉडल में क्या है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग डेटा को मल्टी डायमेंशन मतलब बहुत सारी डायमेंशन है, 2D 3D उससे हम लोग देख सकते हैं, 3D फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। लाइक ये हमारा एक स्पेस स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग विजुअली ऐसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं जो कि लगता है रियलिस्टिक है। लाइक हम लोग गेम्स खेलते हैं, 3D गेम्स खेलते हैं, तो वो हमें रियलिस्टिक लगते हैं, तो वो हमारे मल्टी डायमेंशनल मॉडल का ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग मल्टी डायमेंशनल को डेटा को देख सकते हैं ताकि हम लोग उससे डेटा को गैदर कर पाए। लाइक 3D जैसे हम लोग ने सेल्स को प्रोडक्ट, टाइम और लोकेशन में डिवाइड कर दिया। लाइक प्रोडक्ट से भी हम लोग डेटा को देख सकते हैं, टाइम से भी हम लोग डेटा को देख सकते हैं एंड ऑल थिंग्स। मेनली हमारा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डेटा मॉडल में, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल में, जिससे हम लोग डेटा को शो करते हैं। लाइक फैक्ट टेबल उसमें होती है हमारी। फैक्ट टेबल्स क्या होती है, लाइक मेजर्स, सेल्स, मतलब हमारा मेनली जो पूरा डेटाबेस है वो किसके लिए बना हुआ है। फिर डायमेंशनल टेबल्स आती हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव डेटा, मतलब ये हमारे जैसे सेल्स के बारे में हमारी टेबल है या सेल्स के बारे में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस में। उसके बाद हमारी डायमेंशनल टेबल आती है जो कि डिस्क्रिप्शन देती हैं इस सेल्स में जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, टाइम होते हैं, लोकेशन होते हैं। आप क्यूब डायग्राम इसका बना सकते हो। एक क्यूब बनाइएगा, उसे हम लोग सेल, जो पूरा क्यूब है उसे हम लोग सेल्स बोलेंगे, और उसमें जो भी हमारी 3 डायमेंशनल एक साइड से दिख रही है उसे हम लोग टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन बोलेंगे। तो ये ऐसे ही हमारा होता है। इसमें मेनली हमारे 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं डेटा क्यूब्स क्या होते हैं। डेटा क्यूब्स हमारे, जैसे हम लोग ने बताया, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल मॉडल क्या होता है, मल्टी डायमेंशन का यूज करके बना होता है। तो डेटा क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन, मतलब 6 फेसेस। सो हाँ, मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा। अगर हम लोग किसी डेटा का मल्टी डायमेंशनल एरे देखें तो उसे हम लोग मल्टीपल डायमेंशंस में शो कर सकते हैं। लाइक एक के बाद सपोज दैट आपके पास कोई, जो आपका A4 साइज पेपर होता है, एक पेपर लिया, फिर आपने उसके ऊपर 2 पेपर लिए, 3 पेपर लिए, 4 पेपर लिए, 5 पेपर लिए, ऐसे पूरा जो बंडल होता है वो आपका एक क्यूब की तरह बन जाता है। आपने A4 साइज की जो गड्डी देखी होगी, बंडल आता है हमारा, तो वो हमारा पूरा एक क्यूब की तरह बन जाता है अगर वो हमारे स्क्वायर साइज में हो। तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल या डेटा क्यूब। अब इसी चीज में हमारा डेटा हो, सपोज दैट आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेटा क्यूब। तो इसे 3D हम लोग फॉर्म में लगते हैं, लाइक प्रोडक्ट, टाइम, रीजन, ये एग्जांपल हो गया। ऑपरेशन ऑन डेटा क्यूब, हम लोग कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि रोल अप कर सकते हैं। रोल अप का मतलब होता है हम लोग ने समेट दिया, रोल अप कर दिया, समराइज कर दिया। ड्रिल डाउन कर सकते हैं आप इसका डिटेल्ड व्यू, मतलब हम लोग ने बहुत डिटेल्ड में एनालाइज करके उसे शो करा है डेटा को। स्लाइस मतलब सिंगल डायमेंशन, खाली एक ही डायमेंशन को शो करना। डाइस का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशन, मतलब सारी डायमेंशंस को शो करना, एक क्यूब के अंदर जितनी भी डायमेंशन होती है सबको शो करना। पाइवट चेंज ओरिएंटेशन, लाइक जो भी हमारी डाइस है उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देना, मतलब उसे पलट देना या फिर उसका शेप चेंज कर देना, ऐसा लाइक। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा एंड फेस कैंसिलेशन स्कीमा, जो कि हम फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक भी हैं इस यूनिट के। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आपको समझाया ताकि आप याद रख सको, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी चीजें अगर हमें आती हैं तो हम अपने आप से खुद बना के लिख सकते हैं। आप इतने अब मेच्योर हो चुके हो। सो स्टार स्कीमा हमारे क्या होते हैं, ये हमारे टाइप्स होते हैं किसके, डेटा क्यूब्स के। मींस डेटा क्यूब्स में हमारे कुछ हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो हमारे स्टार स्कीमा। अभी हम लोग ने जो मॉडल स्कीमा पढ़े थे, डेटा वेयर हाउस स्कीमा, उसमें हमने बताया था आपको शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मैंने बोला था इससे आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वही अब हम लोग पढ़ते हैं। लाइक स्टार स्कीमा में क्या होता है, हम लोग डेटा को स्टार की फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं। स्टार की फॉर्म में मतलब खाली एक ही हमारा फैक्ट टेबल होगी और डायमेंशनल टेबल हमारी होंगी। डायमेंशनल टेबल मैंने अभी बता दिया आपको, फैक्ट टेबल भी मैंने बता दिया। लाइक ये हमारा सेल्स की टेबल है और उसके अंदर हमारी 3 डायमेंशनल टेबल है या 5 डायमेंशनल टेबल है। लाइक ये हमारा हो गया टाइम, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया लोकेशन, या फिर कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया एक सेल्स वाला। बाकी एक ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा किसकी तरह बनना है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, स्टार की तरह बनना है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टार स्कीमा। आप ऐसे ज्वाइन करके रखिएगा और ये डायग्राम जरूर बना के आएगा जो भी मैंने इसमें शो करा है। एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा सिंपल होता है, इससे हम लोग क्वायरीज फास्ट निकालते हैं, मतलब जो भी हमारे क्वेश्चनिंग होते हैं, जो भी हमें डेटा चाहिए होता है, बहुत आसानी से जल्दी मिल जाता है। ईजी टू अंडरस्टैंड, ऑफकोर्स ये बात है कितना आसान है दिखने में, समझ आ रहा है। इसका एक क्वेश्चन ले लीजिएगा जैसे सेल्स वाला, उसे शो कर दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं स्नो फ्लैक्स क्या होता है। स्नो फ्लैक स्कीमा क्या होता है, इसमें हमारी जो होते हैं, जो डायमेंशनल टेबल्स होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होती है। नॉर्मलाइज आप लोग ऑलरेडी हमारी डीबीएमएस में पढ़ चुके होंगे। लाइक जब हमारी जो लार्ज टेबल होती है ना, उसे हम लोग शॉर्ट टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो हमारा लार्ज डेटा है वो आसानी से हमें समझ आए। ये देखिए, मैंने हर क्वेश्चन पे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना, मैंने उस पर स्टार बना के रखा है। मैंने क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देख चुकी हूँ, ऑलरेडी मैंने एनालाइज कर लिया है।
तो आप ये जो भी क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ या फिर जो भी मैं बता रही हूँ उसे देख लीजिए, और मैंने इमेजेस भी ऐसी लगाई है ताकि आपको समझ आए। लाइक आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाओगे। लाइक ये हमारा स्टार स्कीमा है, इसमें हमारी एक फैक्ट टेबल होती है और डायमेंशनल टेबल होती है, खाली 2 ही टेबल्स होती हैं। इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारी डायमेंशनल टेबल होती है उसकी भी हमारी सब डायमेंशनल टेबल होती है। लाइक एक डायमेंशनल टेबल को हम लोग ने डिवाइड कर दिया 2 डायमेंशनल टेबल में, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्नोफ्लैक स्कीमा। तो आप ये जरूर पॉइंट्स याद रखिए कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें हमारा एडवांटेज क्या होता है, जैसे उसमें हमारा जो डिसएडवांटेज हमारा पहले वाले में होता है वो हमारा एडवांटेज बन जाता है। इसमें हमारा लेस रिडंडेंसी होती है, मतलब रिपीटेशन होने के चांसेस कम होते हैं। स्टोरेज एफिशिएंट, मतलब हम लोग ज्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेरी, अब जितनी ज्यादा टेबल्स उतनी ज्यादा क्वेरी में हमें टेबल के अंदर टेबल के अंदर टेबल, तो वहां से हमें निकालना डेटा को, तो हमें क्वेरीज हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। स्लो परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ऑफकोर्स सी बात है, जब हमारा जो भी डेटा बेस है वो हमारा जाएगा टेबल के अंदर टेबल, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस हमारी स्लो हो जाएगी, उसे डेटा सर्च करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। हमारा लास्ट टॉपिक आता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन। फैक्ट कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, गैलेक्सी स्कीमा होता है। इसे हम लोग गैलेक्सी स्कीमा भी हमने नाम दे रखा है, नाम इसका होता है। लाइक गैलेक्सी की तरह वर्क करता है। जैसे गैलेक्सी में क्या होता है, हमारे सारे जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो शेयर होता है। तो ये चीजें हैं। लाइक इसमें हमारी जो फैक्ट टेबल है, मेन टेबल, उसे हमारी बहुत ज्यादा मेन टेबल्स होती हैं, मतलब मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती हैं, और शेयर डायमेंशन टेबल मींस डेटा अपना शेयर करती हैं। लाइक इसमें हमारा डेटा होता है, ये हमारा फैक्ट टेबल होती है। तो 2 फैक्ट टेबल है, सपोज दैट 2 प्लैनेट हैं, वो हमारी कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं आपस में। तो ये